मैंने दो क्लास से पिछले से पढ़ा रहा हूं मैं 2D मोशन को। और मैं 2D मोशन में एक ही चीज पे बार बार स्ट्रेस करता हूं कि कैसे आप कंपोनेंट तोड़कर चीजों को सॉल्व करते हो। मतलब आपको कुछ भी दिया होता है तो उसको कंपोनेंट में तोड़ते हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एक्स का इक्वेशन अलग करते हो, वाई का अलग करते हो और चीजों को आगे बढ़ाते हो। 2D के अंदर मैंने पिछली बार एक ऐसा एग्जाम्पल भी कराया था जिसमें आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ा था। वहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल था। तो लेकिन फिर भी जो हमारा फंडामेंटल थीम है, एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व करना, वाई को सॉल्व करना, वो वही रहेगा। एक्स में या वाई में इक्वेशन यूज होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन यूज करिए, वेरिएबल है तो कैलकुलस का यूज करिए। बाकी फंडामेंटल वही रहने वाला है 2D मोशन का। और उसी फंडामेंटल को पकड़कर आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि 2D का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 2D मोशन में कई प्रकार के मोशन होते हैं, उसमें से आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन चीज क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक प्रकार का एक 2D मोशन है। जैसे फायरिंग ऑफ मिसाइल हो गया, या फिर हमने फुटबॉल को किक मारा तो फुटबॉल ग्राउंड में एक पैराबोला बनाते हुए जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बच्चों को क्या क्या पढ़ाता हूं, पहले वो एक ब्रीफ बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसका क्या मतलब होता है आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने बॉल को किसी एंगल पे फेंका और बॉल ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे गिरी। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकलवाते हैं, रेंज निकलवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये आपका पैराबोलिक पाथ आता है। ये मैं आपको इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा, उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ आता है। ग्राउंड टू ग्राउंड इसको बोलते हैं क्योंकि ग्राउंड से चालू होकर ग्राउंड पे गिरता है। नेक्स्ट मैं बच्चों को पढ़ाता हूं हाइट टू ग्राउंड। अब हाइट टू ग्राउंड में भी कई सारे केसेस होते हैं। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड है, एक हाइट टू ग्राउंड है। हाइट टू ग्राउंड में पहला केस है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड। ठीक है, वो क्या होता है, ये हमने टावर ली, यहां से गेंद लिया, गेंद को ऐसे फेंका। अब ऐसे फेंका तो ये गेंद ऐसे जाके गिरा। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये इस प्रोजेक्टाइल का आधा पार्ट है वैसे ही। देखो, ये अगर यहां से मैं कंप्लीट करता तो पूरा पैराबोला बनता, बट ये चालू यहां से हुआ है, थ्रोन हॉरिजॉन्टली। तो इट इज, अगर आप ये समझ जाते हो ना तो ये तो आराम से समझ जाओगे। और इसको समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस सवाल किए, नया कुछ भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ हम पुरानी चीजें जो सीखी है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड। और दूसरा पार्ट आता है प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका यहां से आप आए और आपने कुछ एंगल पे ऐसे फेंका, ये ऐसे जाके गिरा। ठीक है, तो एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, एक होता है हाइट टू ग्राउंड। हाइट टू ग्राउंड में दो केस हो गए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। और एक केस और होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल का, वो होता है प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन यानी कि आपने ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया और आपने यहां से प्रोजेक्ट किया किसी चीज को और वो जाके इस प्रकार से कुछ गिरा। राइट, सो इट इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन टू इंक्लाइन बोल सकते हो इसको, या फिर नीचे से फेंका और ऊपर जाके गिरा, ऊपर से फेंका नीचे जाके गिरा। तो ये कुछ केसेस हैं जो मैं बच्चों को समझाता हूं। ठीक है, और इनको सॉल्व करना समझाता हूं। अब अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं एक लाइन में तुम्हें बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल है, सिंपल है। देखो सुनो ध्यान से। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस। आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस
and break all the quantities in x and y separately. आइडेंटिफाई करो डायरेक्शंस को और सारी क्वांटिटी के कंपोनेंट्स ले लो. उसके बाद सॉल्व ईच डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली. सॉल्व ईच डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली. हर डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली हमें सॉल्व करना होगा. एक बात गौर करो, ये जितने भी मोशन है 1 2 3 4, ये सारे के सारे नॉन लीनियर मोशन है, लेकिन ये सारे के सारे एक प्लेन में है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ motion in a plane but not a straight line. motion in a plane but not a straight line. आप देख सकते हो यहां पे कर्व बन रहा है, वो ये एक प्लेन में ही रहा है बट एक कर्व की फॉर्मेशन हो रही है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2D motion. This is something I have already stressed upon, and this is the general way of solving it. Anything you want to ask till now, you can let me know. After that, I'll start ground to ground project. So would you scroll down? Scroll down or up? Down. Okay. Okay, sir. Okay. Arya and Rohan, shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Fine. अभी जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो आपको याद रखने होंगे. उनको मैं बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करूंगा, वो आपको याद रखने हैं. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज मैं डेरिवेशन सबका बताऊंगा. स्टार्ट करते हैं. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास ग्राउंड है, यहां से हम चीज को प्रोजेक्ट करेंगे जो ऐसे जाके गिरेगी. ठीक है, यहां से आपका प्रोजेक्शन होने वाला है. ये जो एंगल है जिस पे आप वेलोसिटी देते हो, ये आपका पाथ है. ये जो ब्लू कलर से बना है ना, ये आपका पाथ है, और नीचे वाला जो ब्लू कलर से बना है वो आपका ग्राउंड है. ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ इसको हमने लिया है थीटा, और ये आपकी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी. डेफिनेटली अगर मेरे से ग्रेविटी की बात की जाए तो ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ लग रही है. जी और यू के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, ना तो 0 है ना 180 है. दैट एंगल इज 90 प्लस थीटा, और ये घूमता घुमाता आपका यहां आकर कहीं गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल. अब यू के अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि मैं डेफिनेटली जब इसको तोड़ूंगा तो यू को तोड़ूंगा, ए को तोड़ूंगा, ऐसे टेबल बनाऊंगा पहले. तो सबसे पहले तो डायरेक्शन फिक्स करते हैं. ये जो डायरेक्शन है बच्चों, इसको मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मान रहा हूं, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं. अब एक्स और वाई डायरेक्शंस के वेरिएबल को मैं अलग अलग तोड़ लूंगा. जैसे कि अगर मैं यू को ब्रेक करता हूं तो यू का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है यू कॉस थीटा, वर्टिकल आता है यू साइन थीटा. तो मैं यू एक्स जो होगा उसको लिखूंगा यू कॉस थीटा प्लस का, और यू वाई को लिखूंगा यू साइन थीटा. यहां तक बात सबको समझ में आती है? ए एक्स जो होता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वो है 0.
क्योंकि अकेला फोर्स जो यहाँ लग रहा है वो है ग्रेविटी का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स मेरा नेट एक्सेलरेशन 0 है। इसका यह अर्थ निकला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो वो एकदम फिक्स रहने वाली है। बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन का काम होता है v को चेंज करना, और ए वाई का वैल्यू मेरे लिए हो जाएगा -g। यहां तक बात समझ में आती है? एक टेबल बना लिया मैंने। अब इस टेबल को देखते हुए अगर मैं एक चीज पे दिमाग लगाऊं, जैसे मान लो मैं यहां पे हूं, तो यहां पे भी जब मैं आऊंगा ना तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ चुका होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वहां पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास बचेगा। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने का मतलब है उससे ऊपर अब बॉल नहीं जा सकती है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट बॉल को ऊपर लेके जा रहा है। सो ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। ये जो पूरी दूरी है जहां से बॉल को फेंका और जहां से बॉल गिरी, ये पूरी दूरी आपका कहलाती है रेंज। ये पूरी दूरी आपकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। जैसे आपने कभी टीवी में वगैरह देखा होगा, मिसाइल्स की जब भी डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी पावरफुल मिसाइल एंड इट फायर्स इन द रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। सो दैट मीन्स जहां से प्रोजेक्ट करते हैं वहां से 250 किलोमीटर आगे जाके गिरती है वो, राइट? ओके, नाउ द पॉइंट दैट नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इज कि यूएक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, this will remain same throughout, remain same, and this will keep on changing. अगर आपको इसको बेटर तरीके से फील करना है तो आप इसको ऐसे फील करिए कि आपके पास एक बॉल है, उसको आपने ऊपर u sin थीटा से फेंक दिया। अब वो धीरे धीरे ऊपर जाके रुकेगी और फिर वापस नीचे आएगी, और दूसरी बॉल को आपने साइड में u cos थीटा से फेंक दिया। ये बॉल लगातार u cos थीटा से चलती रहेगी, ये वाली बॉल ऊपर जाए। तो इन दोनों मोशंस को कंबाइन करें तो हमें प्रोजेक्टाइल मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ऊपर जाकर नीचे आना भी हो रहा है और साइड में जाना भी हो रहा है। तो साइड में वो इस बॉल के कारण जा रहा है, ऊपर जाकर नीचे आना इस बॉल के कारण हो रहा है। अगर इन दोनों मोशन को सेपरेटली सॉल्व करें तो प्रोजेक्टाइल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें तो ये भी अपने आप में एक 1D मोशन है और ये भी अपने आप में एक 1D मोशन है। बस फर्क इतना सा है, जब ऊपर की ओर u sin थीटा लग रहा है तो नीचे की ओर g भी लग रहा है। इतनी बात समझ गए? अब ये बताओ, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहां आपको डाउट लग रहा है? रोहन, एनी डाउट? सर एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा इसमें? वेलोसिटी का ना? यस सर। हाँ, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है ना। यस सर। सर तो फिर हाँ, प्रोजेक्शन का स्पीड और जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, पहले वो डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लैंडिंग स्पीड के बराबर हो सकती है क्या? देखो तुम है ना चीजों को कंफ्यूज मत करो। अगर मैं टोटल स्पीड की बात करूंगा ना, टोटल स्पीड में ये वाला कंपोनेंट और ये वाला दोनों मिला के आएंगे, ठीक है। अच्छा। अब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वर्टिकल चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल स्पीड तुम्हारी चेंज होगी। अच्छा। ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल स्पीड के हम दो टुकड़े कर रहे हैं, उसमें से एक चेंज नहीं हो रहा और एक हो रहा है। अब ऐसे समझो कि अगर मैं इस बॉल को u sin थीटा से ऊपर फेंकता हूं तो जब ये बॉल नीचे आती है तब भी इसका वेलोसिटी u sin थीटा ही होता है। यस सर। तो जब ये बॉल लैंड करेगी ग्राउंड पे, आपने u sin थीटा से ऊपर फेंका था तो नीचे भी इसका वेलोसिटी u sin थीटा ही रहेगा, समझे? यस सर। और साइड वाला रहेगा u cos थीटा। तो पहले जब प्रोजेक्ट किया था तब भी साइड वाला u cos थीटा था, बस फर्क इतना सा था, u sin थीटा तब ऊपर था, इस बार नीचे है। तो आपका लैंड करते समय जो स्पीड आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो प्रोजेक्ट करते समय था। क्लियर सर। और अगर आपको अलग अलग टाइम पे एनालिसिस करना है तो आप इस बॉल का एनालिसिस करो ना, इस वाली का।
मान लो आप बोलोगे सर यहां बताओ क्या हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, यहाँ पे u cos थीटा तो साइड में है ही, और इधर क्या होगा, इधर कुछ और होगा, वो आप यूज करो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई का वैल्यू दे रखा है, तो जो जो इस बॉल के साथ हो रहा है ना, इस वाली के साथ, वो प्रोजेक्टाइल वाली बॉल के साथ भी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई फोर्स नहीं है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। यस सर। और पूछो। सर हाँ बताओ। सर रेंज मतलब वो दोनों इक्वेशंस को जब वो करेंगे मतलब उनका जो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तब निकले। रेंज का अभी तू थोड़ा सिंपल मतलब समझ, इतना कॉम्प्लिकेट मत कर, ऐसे समझ कि मैंने यहां से कोई चीज फेंकी, ठीक है, अब वो हवा में कोई भी पाथ फॉलो करे, लेकिन जमीन पे वो जाके गिरेगी, उस पॉइंट को फेंकने वाले पॉइंट से मिलाने वाली दूरी, दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज एक्चुअली। मतलब जैसे हम जेवलिन थ्रो करते हैं, तो तूने देखा है ना, जेवलिन थ्रो देखा होगा ना अभी तो सब लोगों ने, नीरज चोपड़ा वाला, यस सर यस। है ना, तो उसमें वो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जाता है और थोड़ा सा वेव भी होता है, वो मतलब स्विंग भी करता है, बट वो लोग क्या करते हैं ना, जहां वो लैंड करता है और जहां से वो छोड़ता है उसके बीच की दूरी नापते हैं वो लोग। यस वो जो दूरी होती है ना, वो वाली दूरी वो रेंज कहलाती है। यस सर ओके। तो अभी तेरा बात मैं समझ रहा हूं, तू पोजीशन वेक्टर से ये समझना चाह रहा है कि जो सर मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है, और हाँ जहां लैंड करेगा वहां पे हेड मान लेता हूं, जहां से चला उसको टेल मान लेता हूं, तो दैट पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी योर रेंज। ओके दैट सर। इज दैट इज फाइन, या राइट। और बताओ, तुम लोग जितना आज डिस्कशन कर सकते हो इस पे करो 10 मिनट तक, ताकि मैं चाहता हूं इसका एक भी फॉर्मूला तुम्हें रटना ना पड़े, खुद तुम लोग निकाल लो। आर्या, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Sir, I did not understand that highest point, that how you took H math. हाँ ओके ओके ओके, देखो 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 क्या होगा बेटा, जब भी मैं प्रोजेक्टाइल को स्टडी करता हूं ना, तो इन दोनों बॉल्स के रिगार्डिंग उनको स्टडी करता हूं, इसको मैं बॉल 1 बोल देता हूं, उसको बॉल 2 बोल देता हूं। अब मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया है, उसमें बॉल 1 जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0, Yes, sir. क्योंकि उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकती। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मेरे को एक प्रोजेक्टाइल मिल रहा है। अब ये वाला एक बॉल है, इस बॉल के पास u cos थीटा भी है, u sin थीटा भी है, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, हो क्या रहा है ना कि ये तो u cos थीटा एज इट इज है, बट ये वाला कंपोनेंट कम हो रहा है, और जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, इसका मतलब और ऊपर नहीं जाएगी, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा u cos थीटा। तो जब सिर्फ u cos थीटा बचेगा, उस वाली हाइट को ग्राउंड से जब नापते हैं तो उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब बोलो समझ में आया? Yes, sir. ये तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को? रोहन, आर्या, आर्यन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आगे बढ़ूं? एवरीवन ओके? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो भाई अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं 3 चीजें तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। एक तो है कैपिटल टी, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा। एक है एच मैक्स, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और एक होता है आर, जिसको हम बोलते हैं रेंज। ये 3 फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक केस दे रखा है कि यहां से आपने प्रोजेक्शन किया u स्पीड से थीटा एंगल पे, और वो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाकर पूरा घूम के यहां गिरा। आपको इस दिए गए केस के लिए तीनों चीजें डिराइव करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर हवा में रहा,
ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस पे थोड़ा सा सोचो कि इन तीनों के वैल्यूज क्या आएंगे। कहीं देखो मत, खुद से सोचो, 2-3 मिनट दिमाग लगाओ, कुछ आता है तो मेरे को व्हाट्सएप करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तुमको। सर यहाँ पे G-10। जी को -10 मत रखना, जी रखना, बस -G लेना। मेरे को जी, यू और थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए। आंसर्स इन द टर्म ऑफ यू, जी एंड थीटा। Don't put any numerical values so that we can form a general formula over here. ओके सर। Yeah, go ahead. सर हेलो सर। हाँ आर्यन, बोलो। सर
मैक्सिमम सॉरी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। अगर कुछ किया है ना तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना। सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट सही निकाला तुमने। टाइम ऑफ फ्लाइट सही है रोहन तेरा, बिल्कुल। बाकी दो चीजें कर। रोहन, Yes, sir. your time of flight is right. Are you working, what are you working on now? Sir, maximum height. ठीक है, आर्य तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया क्या? Yes, sir, I'm trying. अच्छा, करो करो करो, ट्राई कर लो। चलो 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोगों को। आर्य, what did you get as time of flight? Sir, 2u by g. हाँ हाँ, 2u/g sin थीटा आएगा बेटा, क्योंकि ये u उल्टा है ना, इधर की साइड है ना। अभी देख, यहाँ दो बॉल हैं, एक बॉल साइड में जा रही है u cos थीटा से, एक ऊपर जा रही है u sin थीटा से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैटर करेगा ऊपर जाने वाली से, क्योंकि जो टाइम होगा ना वो इस पे डिपेंड करेगा हवा में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। जो बॉल साइड में जा रहा है उससे उससे टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड नहीं होगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड किससे होगा? जो बॉल हवा में जा रहा है उससे। हवा में जो बॉल जा रहा है वो कितने से जा रहा है? u sin थीटा से। समझ रहा है ना? ये जो साइड वाला बॉल है केवल ये तो u cos थीटा से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये बॉल ऊपर जाके नीचे नहीं आता। और उन दोनों का Yes, sir. कॉम्बिनेशन ही प्रोजेक्टाइल है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आने में लगा टाइम। अभी u sin थीटा से यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy को 0 किया, यहाँ लिखा u sin थीटा, ay को लिखा माइनस g इंटू टी। ये जो टाइम आया, ये टाइम आया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2t। जितना ऊपर जाने में लगा टाइम उतना नीचे आने में लगा टाइम। दैट विल बी इक्वल टू 2u sin theta by g. This is your time of flight actually. Are you getting it? ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट u cos थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, y डायरेक्शन पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। कितनी देर में ऊपर गया, कितनी देर में नीचे आया, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन y डायरेक्शन, रेंज डिपेंड ऑन बोथ y एंड x डायरेक्शन बोथ। मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब आपका Vy 0 हो जाएगा। यहां पे आपका Vy 0 हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट भी आपका y डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में लिखूंगा? y में। Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। जब ये 0 हो जाएगा तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी। ay है माइनस जी इंटू sy को h मैक्सिमम लिख दिया मैंने। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले पहले आगे वाले फॉर्मूले से मिलते जुलते हैं। पहले याद करो, जब मैं u वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट करता था तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता था 2u बाई जी, और मैक्सिमम हाइट आती थी u स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन अब मैं ऊपर की ओर जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो u साइन थीटा से कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तीनों में से किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताएं। कोई भी डाउट हो तो एक बार मेरे को बताएं। मैंने अभी दो चीजें निकाली, अभी रेंज निकालना बाकी है। Aryan, Arya, sir? any doubts in whatever I have done till now? नो सर। सर No, sir. हाँ जो हाँ बोल। मैक्सिमम हाइट वाला है ना, हाँ आपने v स्क्वायर यूज, मैंने v इक्वल्स टू u प्लस 80 वाले से निकाला। नहीं, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 में s कहाँ आ रहा है? तूने सर s तो बराबर फिर ut t प्लस हाफ एटी निकाला स्क्वायर एंड देन फिर t को s वाले में इक्वेट। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ना। हाँ हाँ ठीक है, वो भी सही है। उसमें दो बार यूज होता है, पहले टाइम निकालो, तो वो यस टाइम सर, तूने निकाला होगा u sin थीटा बाय g, राइट? u sin थीटा बाय g, यस।
बराबर बराबर, ठीक है, बराबर है। तो ये दोनों फॉर्मूले तुमको लर्न करने हैं। दीज आर द, अब तुम लोग रेंज का फॉर्मूला निकाल के जरा मेरे को इस पे व्हाट्सएप करो, सब लोग रेंज का फॉर्मूला निकाल के जरा मेरे को व्हाट्सएप करो, क्या आता है। सर हम्म, सर जब u sin थीटा नेगेटिव होगा तब होगा ना, मतलब जमीन पे। यू साइन थीटा जब नेगेटिव होगा तो वो जमीन पे आया होगा, मतलब, लेकिन रेंज जो है ना, रेंज क्या है देखो, रेंज है कि ये साइड वाली बॉल कितना दूरी ट्रेवल करी और कब तक, जब तक कि ये वाली बॉल ऊपर जाके नीचे ना आ गई। सर ये बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, उतनी देर में ये जितना दूरी ट्रेवल करेगी वही तुम्हारा रेंज है। यस, इस पॉइंट से सोचो। मतलब पहले पता लगाएंगे कि ये साइन थीटा वाले को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। और वो ऑलरेडी तुमने पता लगा लिया है, बहुत ही हाँ इजी है वो। हाँ, हाँ। अब बोलना मत, आंसर लिख के भेजना। राइट, रोहन ने आंसर दे दिया। तो रेंज will be like distance traveled horizontally till the ball is in the air, till the ball is in the air. Right. So this distance comes out to be u cos theta into time of flight, which is u cos theta into 2u sin theta by g. This could be further simplified as u square 2 sin theta cos theta upon g. 2 sin theta upon cos theta can be written as sin 2 theta. And this finally becomes u square sin 2 theta upon g. This is your range. ये रेंज का फॉर्मूला है which you have to learn. Arya, you also got it? Yes, sir. So no doubts till now. These three formulas you have to learn. Time of flight, 2u sin theta by g. Then you have h, u square sin square theta upon 2g. Then you have range, u square sin 2 theta upon g. And out of these three formulas, you can form a fourth formula, which is, दोनों को डिवाइड मार दो r by h.
So R by H will be like, I am dividing these two and I'll get the fourth formula. Like if I do R by H, U square sin 2 theta is 2 sin theta cos theta upon G. H will be like U square sin square theta into 2G. U square से G square गया, G से G गया, sin theta से sin theta गया, ऊपर क्या बचा देखेंगे, R by H is equals to 4 sin theta cos theta upon sin theta sin theta, मतलब sin square theta इससे काट दिया. अब sin theta upon cos theta tan theta बन गया. तो एक याद रखने लायक फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया शॉर्टकट के तौर पे काम आता है एग्जाम में. tan theta is equals to 4h by r. जब ये फॉर्मूला याद रखो तो इतना जरूर याद रखना कि ये जो थीटा था ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, एंड tan थीटा कम्स आउट टू बी 4h अपॉन. सो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये ऊपर के दो फॉर्मूले रेंज और हाइट को यूज करके बनाया गया एक फॉर्मूला है. तो ये भी एग्जाम में एज ए शॉर्टकट यूज हो जाता है, शॉर्टकट फॉर्मूला. लेकिन इतना जरूर याद रखना, थीटा जो होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे तब जाके फॉर्मूला लगेगा. अगर वो आईआईटी में, क्योंकि दे ट्राई टू मेक पीपल कंफ्यूज, so they can give theta with vertical and you will apply this formula, you will go wrong. So be very careful while reading the question actually, what is being asked. Okay, now okay, any doubts till now? ये पेज पूरा मैंने summarize किया है जो आपको याद रखना है. This is the summary and the conclusion of whatever you have to learn. Arya, anything you want to ask? No, sir. Rohan? No, sir. Aryan? नो सर. Now अभी रेंज के ऊपर हम थोड़ा बहुत काम करेंगे. ये जो रेंज का फॉर्मूला आया, that comes out to be u square sin 2 theta upon g, where u is the projection speed. Now suppose you have a missile, or you have seen those tanks that are loaded with those tunnel guns, right? Those tanks can reorient their guns actually. Like these are the like the जिसको बोलते हैं ना तोप करके जो चीज होती है, और ये टैंक्स होते हैं, ऐसे बड़े से फाइटर टैंक्स होते हैं यहाँ पे, right? And they have this mount, basically this tunnel. It can be oriented at different angles, but the speed with which this bullet is fired is constant. They can fire it with the speed u, but they can change their angles. Theta can be adjusted. Theta can be adjusted. So theta को हम adjust करते रहते हैं और इस तरीके से हम ये इसको यूज करते हैं. तो my question is, now the question that is arising over here is, for a given fixed value of u, by u I mean projection speed, for a given fixed value of u, by u I mean projection speed, at what angle we will get maximum range. Now I want to maximize range. I cannot change u, I cannot change g, I have just theta in my hand. What should be that theta for the range to be maximum at a given value of u? Can you guys tell me?
So guys, are you contemplating 45? over it? Yeah. Rohan, what do you think? Acha, they are sending me on WhatsApp, right? Rohan, your opinion? सर आंसर बताया लेकिन रीजन नहीं आता मुझे। आंसर क्या पता है तेरे को? 45? यस सर 45। चलो चलो चलो, तो सभी बच्चों ने यही आंसर किया है। अब मैं रीजन बताता हूँ। देख, R जो है वो u स्क्वायर बाय जी, ये तो मेरा फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी इसको मैक्सिमम करना है तो मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो कितना आता है? 1। और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगा? जब 2 थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। समझ रहा है क्या? तो थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। सो आवर आंसर इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वी गेट मैक्सिमम रेंज। अब लॉजिक समझ में आया रोहन? यस सर यस सर। तो मैं साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना वो 1 होता है, उसके लिए 2 थीटा को है ना 90 होना पड़ेगा, उसके लिए थीटा 45 होगा। दैट इज द प्राइम लॉजिक। सर मतलब नीरज चोपड़ा ने 45 डिग्री के एंगल पे मारा। हाँ, मतलब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं भाई, मतलब सही में 45 पे तो मारा होगा, लेकिन उसका तो यू भी उसका दूसरों के यू से ज्यादा होगा ना। अगर सबका यू सेम होता और सब 45 पे मारेंगे तो सबका रेंज सेम ही आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो वो हाथ का मसल बनाता है खूब ताकि उसका यू बढ़े। और जो 45 पे फेंकने वाली टेक्निक है जो सभी लोग शायद फॉलो करते होंगे, समझ रहा है ना? लेकिन यू जिसका ज्यादा होता है ना वो जीतता है, क्योंकि देख इतनी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सब लोग 45 पे फेंकना तो सीख ही जाते हैं, बट यू सबके अलग अलग होते हैं, बराबर ना? यस सर। वही वाली बात है। तो तुमने देखा था क्या उसका थ्रो पूरा स्लो करके, स्लो मोशन में देखा था? यस सर, उसके बाद उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना, मतलब डिसलोकेट हो नहीं, गया वो तो था। उसके बाद थोड़ा ना हुआ था भाई, वो तो पहले हो गया था, 2019 में हुआ था। 2019 में उसका हाथ डिसलोकेट हो गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ही मेड अ कमबैक इन 2021 विद इन जस्ट 18 मंथ्स। ओह। अभी तो वो दोबारा प्रैक्टिस पे है, अभी हाथ इज ओके, क्वाइट ओके, हैंड। सो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर 2024 नाउ। हाँ वही अभी तो, से। हाँ अभी से ही करना पड़ता है ना वो तो पूरा, वही वाली बात है। ओके फाइन। आर्या, आर्या, रोहन एंड आर्यन, तीनों को ये फंडा क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब मैं रेंज के बारे में एक और बढ़िया चीज बताता हूं तुमको। देखो, रेंज के बारे में एक और बढ़िया चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन स्पीड, फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन स्पीड we get, फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन स्पीड मतलब u के फिक्स वैल्यू के लिए we get सेम रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ी जो लैंग्वेज है वो हाई फाई है, बट आप इसको समझ जाओगे थोड़ा सा सोचोगे तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरा u फिक्स है, मैंने 30 डिग्री पे फेंका और उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों को जोड़ के 90 आ जाए, या 20 डिग्री पे फेंका या 70 पे फेंका, सेम यू के साथ 30 पे फेंका, सेम यू के साथ 60 पे फेंका, सेम रेंज मिलेगी। सेम यू के साथ 20 पे फेंका, 70 पे फेंका, दोनों के साथ सेम रेंज मिलेगी। यहां पे मान लो 55 पे फेंका और ये जो बचा है 35 पे फेंका, सेम रेंज मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा डालूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा इंटू जी।
अब इसी फॉर्मूले को जब मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले में मैं थीटा डालूं या 90 माइनस थीटा डालूं, दोनों से मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। इसीलिए अगर मैं u को सेम रखता हूं, 30 डिग्री का एंगल डालता हूं या 60 का डालूंगा, सेम आंसर आएगा। 30 और 20 पे आंसर सेम नहीं आएगा, 30 और 60 पे आंसर सेम आएगा, 20 और 70 पे आंसर सेम आएगा, 55 और 35 पे आंसर सेम आएगा। और 45 डालते हो तो बचा हुआ एंगल भी 45 ही आएगा, और 45 पे आपका एक ही आंसर, वो आंसर मैक्सिमम आता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। For a given projection speed, we get the same range for complementary angles of projection. Is it clear to you? यहां तक बात क्लियर हो रही है सब लोगों को? यस सर। आर्या एंड रोहन? Yes, sir. आर्या, Yes, sir. now write this question, take out your rough copy and solve it. There are 2-3 parts to this question. हमने क्या किया, एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लिया, उसमें 100 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्शन किया। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। पहले तो ये 3 चीजें पूछिए, ये तुम लोग जल्दी से निकाल के बताओ, फिर मैं आगे की इंपॉर्टेंट बातें तुमसे पूछूंगा। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। हाँ भाई भेजो जल्दी से व्हाट्सएप पे, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है कि तुम लोग इतना टाइम लो इसमें।
रोहन भेज रहे हो तुम? यस सर। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आएंगे। आर्यन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है तुम्हारा? 16 सेकेंड। ठीक है। रोहन तुम्हारी रेंज क्या आ रही है? सर किया नहीं अभी तक, कर रहा हूँ। अच्छा रेंज, ये जो आर्या तुमने जो रेंज का आंसर भेजा है ना, इसमें Yes, अगर sir. तुम इसको यू कैन सिंप्लीफाई मोर, यू कैन डोंट गो बाय द फॉर्मूला, गो बाय द साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करके लिखो, राइट इट एज 2 sin थीटा cos थीटा। Okay, sir. हाँ, you will get the final answer, give that final answer, right? रेंज क्या आ रही है आर्यन तेरी? दिख नहीं रहा इसमें। 1600। 1600 आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चेक करते हैं। रोहन तेरी रेंज क्या आ रही है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है रोहन? 16 सेकेंड। परफेक्ट है, सबका यही आ रहा है। मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है रोहन? 320 मीटर। आर्यन तुम्हारी भी यही आ रही है? यस सर। आर्या? Yes, sir. ठीक है। अब रेंज में कई लोग ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हो, वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। उसकी जगह तुम इसको ऐसे लिखो ना, यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि जैसे ही तुम sin 106 की वैल्यू देखोगे, हो सकता है तुम बता ना पाओ। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेल। यू स्क्वायर इज व्हाट? 10 की पावर 4, g is 10 into 2, sin 53 4/5, cos 53 3/5। you can get the answer। क्या आ रहा है आर्या? 1600 आ रहा है क्या? सर सॉरी गलत था। हाँ ठीक है। आर्या से, आर्या बता क्या आ रहा है बेटा? 960. अच्छा पता नहीं मेरे को, मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ। रोहन तू चेक कर। रोहन? यस सर, बस सर हो गया, कर रहा 960 हूँ। मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है। आर्यन 960 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट तुमको देता हूं। राइट द पोजीशन वेक्टर, write the position vector as a function of time, as a function of time। करो सब लोग, जैसे वहां पे करवाता था ना पहले। पोजीशन वेक्टर निकालना है और स्टार्टिंग पॉइंट को 0,0 मानना है। एक्स कोऑर्डिनेट लिखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई लिखो। क्या तुम लोग पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे? रोहन पोजीशन वेक्टर लिखना आता है ना? यस सर, कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, भेजना मेरे को, व्हाट्सअप करना तीनों लोग।
और अगर नहीं आ रहा होगा तो पहले जो कराया था वो अपनी क्लास वर्क कॉपी खोल के देखो, वहां से रेफर करो, आना ही चाहिए सबका। सही है, गुड आर्यन। थैंक यू सर। जे कैप लगाना भूल गया बेटा तू। सर वो मुझे भी अभी जस्ट नोटिस। और उसको ब्रैकेट में रखा कर पूरे को, जो साइड वाला है 80t - 5t स्क्वायर पूरा ब्रैकेट में डालो। बराबर, ओके आर्या। रोहन तू भिजवा, पोजीशन वेक्टर भेज बेटा। रोहन यस सर, भेज रहा हूँ। जल्दी भेज। तुम दोनों लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकालो अब। आर्य एंड आर्यन तुम दोनों ने भेज दिया, इसका डिफरेंशिएशन करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकालो। रोहन तूने अभी तक नहीं भेजा यार। रोहन बराबर है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, 60t आई कैप प्लस 80 माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, यस सर। बराबर ना? सर बहुत सही। हाँ बोलो। 80t 80t आएगा क्या? हाँ 80t। वेलोसिटी वेक्टर आएगा 60 आई कैप प्लस 80 माइनस 10t जे कैप, विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, ग्रेट। अब इस वेलोसिटी वेक्टर की मदद से देखो कितना बढ़िया तुम्हें फायदा होगा। ध्यान से देखो, जब तुम एक बहुत बढ़िया चीज तुम्हें दिखाता हूं, देखो यहाँ पे सिमेट्री बहुत यूज होती है प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने में। जो भी अच्छा प्रॉब्लम आता है उसमें सिमेट्री यूज होती है। देखो कैसे, तुमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला, 16 सेकंड। t बराबर 0 पे ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा 60 है और ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा 80 है, और जो तुम्हारा नेट वेलोसिटी आ रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ये एंगल आ रहा है 53 डिग्री।
कैसे ले आया ये एंगल? अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता तो मैं लिखता टेन थीटा बराबर 80/60 यानी 4/3, दैट गिव्स मी थीटा इज 53 डिग्री। अब इसमें देखो बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं। 1 सेकंड पे ये t बराबर 0 है, t बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां है, t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी आ रही है तुम्हारी 60 और ये तुम्हारा आ रहा है 70। ठीक है, राइट, 1 सेकंड पे ऐसा हो रहा है। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा बताओ कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल कब बना रहा है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 एंगल बनाना होगा तो ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तभी तो एंगल 45 आएगा। अब ये तो बदलने नहीं वाला 60 का, ये तो हमेशा 60 ही रहने वाला है साइड वाला, तो ये वाला भी 60 होना चाहिए। अब ये वाला 60 कितने टाइम में होगा? 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में बनने वाला एंगल आ रहा है, कितना आ रहा है? 45 डिग्री। सो बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एंगल लगातार चेंज होता जा रहा है। और दूसरी चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं, जब वो लैंड करेगा तब भी यही सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। जो t बराबर 0 पे है वही t बराबर 16 पे होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट एंगल वही बनेगा 53 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? जो t बराबर 2 सेकंड पे आपको यहां देखने को मिल रहा है वही जस्ट इसके सामने को देखने को मिलेगा t बराबर 14 सेकंड्स पे। मतलब प्रोजेक्शन के 2 सेकंड बाद जो घटना घट रही है वही प्रोजेक्शन से 2 सेकंड पहले भी घटेगी। मतलब प्रोजेक्शन से 2 सेकंड पहले भी आपका जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ 60 होगा और इधर वाला तो 60 इधर होगा ही होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो पहली बात, ये प्रोजेक्शन का एंगल धीरे 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 कम होते होते 0 होता है, फिर 0 होते 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 दोबारा बढ़ता है और पार्टिकल उतने ही एंगल पे गिरता है जितने पे प्रोजेक्ट किया था। पहली बात। दूसरी बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मैक्सिमम हाइट के आसपास आप सिमेट्री देख सकते हो। यू कैन सी द सिमेट्री व्हिच इज वेरी यूजफुल, एंड सिमेट्री इज इन टाइम। टाइम में भी सिमेट्री है, जैसे कि यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगा, तो इसकी सेम हाइट पे जो पॉइंट होगा यहां से यहां आने में भी 2 सेकंड लगेगा। ए से बी आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम सी से डी आने में भी लगेगा। ए से ओ आने में जो टाइम लगेगा ओ से डी जाने में भी वही टाइम लगेगा। सो देयर इज सिमेट्री इन टाइम एज वेल एज इन एंगल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज एक्चुअली। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत अच्छे से यूज होती है। अब जैसे कि मैं अगर तुमसे एग्जांपल एक क्वेश्चन दूं तुम लोगों को कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया with 50 meter per second at an angle of 53 डिग्री। ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है। फाइंड द टाइम when velocity vector will make an angle of 45 degree with horizontal. Find the time when velocity vector will make an angle of 45 degree with horizontal. करो। Try solving this question. सर हाँ g माइनस हाँ, वो वही है, जब तक मैंने बोलूं मेरे केसेस में वही है।
g minus 10. Okay. Aryan, you are correct. But there is one more answer. Actually, it is making angle of 45 degree 2 times. सर सॉरी सर. एक तो चढ़ते समय और एक उतरते समय, है ना? वही वाली बात है. रोहन, you have not given me the answer. रोहन, सेंडिंग सर. ओके. क्या आंसर आ रहा है मेरे को ऐसे ही बता दे, भेज मत. क्या आंसर आ रहा है? बता ना. ये वाला कंपोनेंट कितना है? 50 cos 53. सर मेरा 10 सेकंड आ रहा है. नहीं, कुछ गलत किया है कैलकुलेशन में. ये कंपोनेंट कितना आ रहा है साइड वाला? 30. और ये वाला 40 आ रहा है. ये आ रहा है ना? यस सर. अब जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये वाला 40 भी 30 हो जाना चाहिए. मतलब Yes, ये तो 30 रहेगा ही, ये वाला भी 30 हो जाना चाहिए. बराबर ना? तो तू क्या इक्वेशन लगाएगा? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. वी वाई कितना हो गया? 30. यू वाई कितना था? 40. ए वाई कितना है? -10. तो टाइम आएगा 1 सेकेंड ना. 10 कैसे आ गया तेरा? yes सर. और दूसरा उतरते समय. उतरते समय का मतलब क्या होगा? जब ये तो 30 रहेगा और ये 30 यहां पे हो जाएगा. चढ़ते समय भी 45 डिग्री का, उतरते समय भी 45 डिग्री का. वो निकालने के लिए तू क्या करेगा? दोबारा से इक्वेशन लगाएगा. वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. अब इस बार वी वाई को पुट करेगा -30. देख ध्यान से, पहले +30 था, इस बार कितना है? -30. और यू वाई कितना है? 40. वो तो 40 है. ये Yes, तो sir. यू वाई है. इज इक्वल टू -10t. इस बार टाइम कितना आएगा? 7 सेकेंड्स. तो दो आंसर आएंगे, एक 1 सेकेंड और एक
7 सेकेंड। इसको तुम सिमेट्री से भी कर सकते थे। t बराबर 0 पे चले, t बराबर 1 सेकेंड पे एंगल 45 आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है रोहन? टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ रोहन, कितना आ रहा है? 2u sin थीटा बाय g। 40 वाला ऊपर लेके जा रहा है, 4 सेकंड में ऊपर, 4 सेकंड में नीचे। सही है ना? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट बता। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा रोहन? टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड आएगा ना बेटा, क्योंकि 40 वाला धीरे धीरे 0 होगा 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ऊपर, 4 सेकंड में नीचे। 2u sin थीटा बाय g। u sin थीटा कितना है? 40 है रोहन। यस सर। तो अगर वो प्रोजेक्शन के 1 सेकंड बाद 45 बनाता है, तो लैंडिंग के 1 सेकंड पहले भी 45 बनाएगा। सिमेट्री है ना टाइम में। यस सर। यहाँ 1 सेकंड है तो यहाँ भी 1 सेकंड पीछे होगा, इसका मतलब यहाँ से भी 7 सेकंड आ सकता है। आर्या ने ऐसे ही निकाला है ना आर्या? Yes, sir. वेरी गुड, तुमने सिमेट्री का यूज किया है। बाकी तुम चाहते तो इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के अपने 2 आंसर हैं, एक है 1 सेकंड और एक है 7 सेकंड। अब इन क्वेश्चंस को तुम लोग, हाँ बोलो। Sir, can you explain this method you have solved? ये वाला मेथड, ये वाला, Yes, sir. देखो इसमें सिंपल सी बात मैंने क्या करी है कि ये मैंने प्रोजेक्ट मारा। अब प्रोजेक्ट मारते मारते मेरा ये कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, ये वाला बदलेगा। ठीक है, कौन सा वाला? वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला कंपोनेंट मेरा पहले क्या था? पहले वर्टिकल वाला कंपोनेंट था 40। मुझे इसको कितना बनाना है? 30। ये भी 30 है। तो मैंने क्या किया, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी, vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू vy बिकम्स 30, ui इज लाइक 40 एंड ay इज लाइक -10। तो टाइम आ गया 1 सेकेंड, तभी तो Yes. एंगल 45 बनेगा। दूसरा मैंने क्या किया, ये ही सेम सिचुएशन तब भी क्रिएट होगी जब इधर 30 आएगा और नीचे भी 30 आएगा। उस समय मैंने vy को लिया -30। देख रहे हो, uy को तो 40 ही लिया है, vy को कितना लिया है? -30। समझे क्या? Yes, sir. तो -30 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t, यहां से t निकल के 7 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. आर्यन एंड रोहन, एनी अदर डाउट्स? हाँ बोलो। सर अगर दोनों साइड एक्सेलरेशन रहा तो फिर तुम सिमेट्री नहीं लगा पाओगे। तब पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे करके x और y बनाने पड़ेंगे, ux और uy लिखने पड़ेंगे, ax और ay लिखने पड़ेंगे, जैसे मैं पहले सवाल सॉल्व करा रहा था ना जिसमें दोनों तरफ एक्सेलरेशन था, और प्रॉपरली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर निकालोगे तुम लोग, sx i कैप प्लस sy j कैप, उसका डिफरेंशिएशन मारोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, और फिर सब कुछ तुम सॉल्व करोगे। फिर उसमें सिमेट्री विमेट्री कुछ नहीं लगेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले सॉल्व कराए थे ना, वो सवाल है वो, उसमें हो सकता है ऐसा। सर मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहना चाहिए सिमेट्रिकल। हाँ मतलब एक डायरेक्शन में रहना चाहिए और वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी सिमेट्री रहेगी। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है ना 10 का, तो जो ऊपर वाली साइड है ना y साइड, that behaves like as if a ball is thrown up and ball comes down, that is the same behavior, right? And it is because there is acceleration only in y direction, it is also same, that's why it is there. ठीक है, यस सर। सो टुडे होपफुली मैं अभी क्वेश्चंस भिजवाता हूँ तुम लोगों को थोड़े टाइम में, तो होमवर्क करना। ठीक है, और कल की क्लास में अपन मिलते हैं। फिर परसों और अगले दिन वो तुम्हारी छुट्टी है,
4th and 5th, and then we will have a class on 6th and 7th. 7th is a Sunday, but I'll be taking a class then. Okay. Okay guys, bye. Take care. सर हाँ बोलो. सर वो इंटीग्रेशन वाली क्लास का हाँ, इंटीग्रेशन वाली क्लास तेरी स्केड्यूल कर. तूने लेक्चर्स देख लिए क्या, तेरे को जो भिजवाए थे? यस समराइज कर लिया उनको? सर पर तू कब नहीं फ्री है? समझा अच्छा से. कब फ्री है तू? तेरा कब, अभी तो तेरा एग्जाम हो गया पूरा. यस सर हो गए. हाँ तो अभी कब फ्री रहता है तू वैसे? सर मैंने मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई तो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर लिया है, हम्म. तो मतलब सर आप बता दो, मैं वैसे टाइम निकाल लूंगा. ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को टाइम, मैं करता हूँ. ओके, मेरे ओके. अच्छा हो तो ने दिमाग में डाल दिया. एक बार मेरे को व्हाट्सएप डाल के रख दे, थोड़ा मेरे को याद रहेगा. मैं करता हूँ प्लान. यस ओके बच्चों, बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. ओके. Thank you, sir.